Hello everyone. In this video we will discuss about endosymbiotic theory. तो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी नाम से ही क्लियर है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप होती है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक साथ हो और दोनों का एक दूसरे से कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा हो। ठीक है। और एंडो का मतलब क्या है कि भाई जो भी ये हम लोग बात करने वाले हैं वो कुछ इंटरनल चीज़ों से कनेक्टेड होगी। ठीक है। तो अब एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है क्या? तो आपने स्टडी किया होगा कि सेल जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। पहली प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है? प्रो मीन्स प्रिमिटिव, जिसमें कि न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, या हम कह सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट नहीं होती। तो उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता रहता है, डीएनए। ठीक है। एंड यूकैरियोटिक सेल, यू का मतलब है ट्रू, वहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो उनका जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है वो उनके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। तो ये दो टाइप की सेल है। और फिर धीरे धीरे आपने और भी डिफरेंसेस देखे होंगे, जैसे कि आप कह सकते हो कि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं होता। जैसे हमारे ऑर्गन्स हैं, हम सब भी सेल से मिलकर बने हुए हैं। तो अब जो सेल है वो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। दैट मीन्स कि एक सेल पूरी की पूरी एक इंडिविजुअल है और उसमें भी सेल ऑर्गेनेल होते हैं। जैसे हमारे बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, उसी तरह सेल में सेल ऑर्गेनेल होते हैं। तो ये जो सेल ऑर्गेनेल है ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं प्रेजेंट होते, बट यूकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल हैं, जिसमें से पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको आप एनर्जी प्रोडक्शन यूनिट ऑफ सेल कह सकते हैं, या पावर हाउस ऑफ द सेल भी इसको कहा जाता है। फिर बात आती है दूसरे ऑर्गेनेल की, उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। इसमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स फोटोसिंथेसिस रिएक्शन परफॉर्म कर पाते हैं। दैट्स वाई वो अपना न्यूट्रिशन के लिए किसी अदर पे डिपेंडेंट नहीं है, वो खुद अपना न्यूट्रिशन डेवलप कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मॉलिक्यूल क्लोरोप्लास्ट। और एनिमल्स हैं, हम लोग हैं, वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर आवर न्यूट्रिशन। तो ये दो टाइप की सेल्स थी जिसमें हमने बात की प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। ठीक है। तो अब जो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स हैं, ये एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी ये कहती है कि कभी कभी अगर ऐसी कोई बात हो, ऐसा कभी कभी किसी डिबेट में, डिस्कशन में, अगर एक टर्म है कि अगर हम इस बात पे फोकस करें कि अगर हम कहें प्रोकैरियोटिक सेल इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, इस बात को आप प्रूव करिए, या इस बात से आपको क्या लगता है कि ये बात कहना सही है या नहीं सही है, इस पे अपने थॉट्स आप शेयर करिए। तो अब अगर हम इस पे बात करें तो यही आपकी एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है, क्योंकि एक समय इवोल्यूशन के टाइम में जब लाइफ इवॉल्व हो रही थी तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स थी, यानी कि ये एक अदर सेल्स थी जस्ट लाइक अ बैक्टीरिया। और इनमें जो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ये कैपेबल थे क्या कि भी ऑक्सीजन को इनटेक करके, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एक प्रोसेस होती है, उसके थ्रू ये एटीपी प्रोडक्शन कर सकते थे, यानी कि जिसको हम लोग एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, और दिस इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इसी तरह क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होने की वजह से वो न्यूट्रिशन के लिए किसी अदर पे डिपेंडेंट नहीं थे, वो अपना विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस न्यूट्रिशन
खुद डेवलप कर लेते थे। तो अब बात आती है इधर एक दूसरे टाइप की सेल, जहां यूकैरियोटिक सेल की बात हो रही है। तो उस समय एट द टाइम ऑफ इवोल्यूशन यूकैरियोटिक सेल्स जो थी वो एक अदर सेल थी। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट अदर फ्री सेल्स थे, बट एक एसोसिएशन हुआ, यानी अब माइटोकॉन्ड्रिया कांटेक्ट में आया यूकैरियोटिक सेल के साथ। अब जब यूकैरियोटिक सेल के साथ वो कांटेक्ट में आया तो हुआ क्या उससे कि धीरे धीरे वो कांटेक्ट में आने के बाद जब यूकैरियोटिक सेल के वो इनसाइड पहुंच गया, यानी कि यूकैरियोटिक सेल ने किसी न किसी फॉर्म में उसको एज ए न्यूट्रिशन लेने की कोशिश की होगी, बट हाँ उस समय एक ऐसा एसोसिएशन हो गया कि वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल से न्यूट्रिशन लेके बदले में यूकैरियोटिक सेल के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करने लगा, यानी कि एटीपी प्रोड्यूस करने लगा। और यूकैरियोटिक सेल से उसे न्यूट्रिशन मिलता था और यूकैरियोटिक सेल को माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी मिलती थी। तो ये एसोसिएशन क्या हो गया? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इनसाइड ऑफ द सेल प्रेजेंट था, इस वजह से यहां टर्म आया एंडोसिम्बायोटिक। इसको हमने एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी कहा। इसी तरह क्लोरोप्लास्ट भी था, बिल्कुल सेम। वो भी यूकैरियोटिक सेल के कांटेक्ट में आया और फिर उसके बाद वो भी एज अ सेल ऑर्गेनेल फॉर्म में धीरे धीरे डेवलप हो गया। ये दोनों ही थे तो फ्री फ्लोटिंग प्रोकैरियोटिक सेल्स। इस बात से देखिए ये कि इवोल्यूशन में आप अगर बायोलॉजिकल साइंस में देखें तो यहाँ पे भी एक एविडेंस है। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है या क्लोरोप्लास्ट का जो डीएनए है वो सर्कुलर होता है। और सर्कुलर डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? बैक्टीरिया में। इसी तरह यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है वो लीनियर होता है, वो सर्कुलर नहीं होता। तो सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होना माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में, ये इस बात का एविडेंस है कि कभी ना कभी बहुत पहले ये लोग प्रोकैरियोटिक सेल रहे होंगे। इनका जो राइबोसोम भी है वो भी 70S टाइप का है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किसकी? प्रोकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोटिक सेल में 80S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो ये सारी क्वालिटीज से हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि ये कहना सही है कि प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। तो दिस इज एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। तो आपको क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।